गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक वीडियो प्ले कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। ये भी जिस्ट की वीडियो होने वाली है। ठीक है, सार देख रहे हैं हम लोग। चलिए समय जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये है प्रस्तावना, है ना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी कहा गया है। 1973 के केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक भाग माना है। संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसमें संशोधन क्या हुआ? उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान बनाने के क्रम में कुल 13 समितियां बनाई गई, जिसमें सबसे प्रमुख समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय समिति थी, प्रारूप समिति थी। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा तथा यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये 1950 को पूरे देश में इसके सारे प्रावधान लागू कर दिए गए। कुछ एक प्रावधान 26 नवंबर 1949 को भी लागू कर दिए गए थे। भारतीय संविधान को बनने में कितने 11 अधिवेशन हुए हैं लगभग, और 165 दिन बैठक चली है, और 60 से ज़्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया है और 1/3 संशोधनों पर विचार किया गया है। कितनी दिनों की प्रक्रिया चली है, सोचिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में 465 आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टर्म हैं जो आपको पढ़ने मिलते हैं प्रस्तावना में, और आप प्रस्तावना तभी अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे जब इन टर्मों की जानकारी रखेंगे। जैसे कि लोकतंत्र का आशय क्या है? इसमें क्या है? सरकार को सारी शक्ति जनता से प्राप्त होती है। इसका मतलब शासकों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है, वह उन्हीं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोक माने जनता, तंत्र माने तंत्र, जनता का तंत्र। मतलब जो सरकार कार्य कर रही है वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। लोकतंत्र का पहला ध्येय क्या होता है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज गणराज्य। गणराज्य से अभिप्राय है कि राज्य का जो अध्यक्ष है वो एक निर्वाचित व्यक्ति है, जो कि किसी एक निश्चित अवधि के लिए पद को ग्रहण करता है। जैसे कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए तो पद को आता है। ये तो नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो बना ही रहेगा, है ना, ऐसा नहीं है। निर्वाचित व्यक्ति होता है। ठीक है, अगला है धर्मनिरपेक्ष। धर्म से निरपेक्ष है, इसका मतलब सीधा सा है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है तथा राज्य केवल नागरिकों के आखिरी संबंधों से संबंधित है। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य धर्म से इतर है। ठीक है, सभी धर्मों का आदर करेगा वो। अगला है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अभिप्राय है कि राज्य आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है और किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं है, अपने आप में पूरा है। ठीक है, चलिए ये न्यायिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आपको पता है न्यायिक व्यवस्था एक अभिन्न अंग है भारतीय क्या बोलते हैं, व्यवस्था में। तो न्यायिक व्यवस्था अपने आप में पैरेलल है। कहाँ से शुरू होती है न्यायिक व्यवस्था? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर और नीचे तो और है ही है। ठीक है, लेकिन मेनली हम इन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभ में इसमें कुल 8 न्यायाधीश थे। कितने थे? 8। एक मुख्य था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में कुल संख्या हो गई है 34। एक मुख्य है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों को चुने जाने के लिए कुछ योग्यताएं हैं। सबसे पहले क्या? वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा
दो या दो से अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। कितने वर्ष? 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में या मतलब एक उच्च न्यायालय, एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता भी रहा हो, तब भी बात बन जाएगी। और मेन चीज़ क्या है कि राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो। अगर वो कानून का ज्ञाता है ना, जानकार है, तो वैलिड है। इसका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष से पहले हटाने के लिए क्या होता है? 2/3 सदस्यों के बहुमत के द्वारा संसद इसे हटा सकती है। इसके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। आगे बात करते हैं। ये है उच्च न्यायालय से संबंधित है। इसमें पहले इसको पढ़ लो, ठीक है, ऊपर बाद में आते हैं। उच्च न्यायालय के यहाँ हो जाएगा न्यायाधीशों। न्यायाधीशों को चुने जाने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय पद पर कार्य कर रहा हो, अथवा एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है, और राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो। उसके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष निश्चित किया गया है। किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की प्रक्रिया से भी, ये क्या है, मतलब हाँ, मतलब किसी न्यायाधीश को हटाना है तो जैसे उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, ऐसे ही हम यहाँ के न्यायाधीश को भी हटा सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। और इसकी एक खंडपीठ है, वो कहाँ है? लखनऊ में है। 2013 में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। और 25वां जो उच्च न्यायालय रहा है वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में रहा है। कब? 2019 में। इसने कार्य शुरू किया है 1 जनवरी 2019 से, ठीक है। वो क्या था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना टूट गए ना, तो आंध्र प्रदेश में अपना अलग ही हाई कोर्ट मिला है उसे अमरावती में। आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालय, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, बताया गया है। उच्च न्यायालय और संघ शासित प्रदेश है ना, कौन से संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय में आता है, ये इम्पोर्टेंट है। पहला दादर और नगर हवेली और दमन और दीव और गोवा। गोवा वैसे राज्य है, ठीक है, लेकिन हमने इसको लगा दिया यहाँ पे। तो ये मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। केरल और लक्षद्वीप, केरल राज्य है। लक्षद्वीप क्या है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पांडिचेरी यूटी, यूनियन टेरिटरी, ये चेन्नई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़, ये जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली एक ऐसा यूटी है, कैसा, जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। बाकी यूटीज के पास, मतलब संघ शासित प्रदेशों के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो राज्यों के हाई कोर्ट के साथ जोड़ दिए गए हैं। अगला है, अच्छा ये नोट है, भारत में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट या लेख जारी करने का अधिकार सिर्फ 2 बॉडी को है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बचे, वो जो है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये लिखा है इसमें, जारी नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट की वीडियो हमने दी है, कितनी तरह की रिट है? 5। आप उस वीडियो को देखना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आशा है आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। उसमें एक चीज़ और रह गई है, यहाँ तक तो ठीक था कि वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर होते हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के। लेकिन जब वो रिटायर हो जाएं
तो जो पेंशन होती है, पेंशन कौन देता है? पेंशन हो जाएगी केंद्र की संचित निधि से, ठीक है, केंद्र की संचित निधि प्रभावित हो जाती है, ठीक है, याद रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि पर भारित होती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका केंद्र की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि वो सारे अपॉइंटमेंट जो केंद्र सरकार राज्यों में करती है उनकी जो पेंशन होती है वो केंद्र सरकार देती है, बाकी जो वेतन और भत्ते होते हैं वो राज्य सरकार देती है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।